साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, इंसान को, मानव को इस समाज में मानवीय भावनाओं के साथ रहना सिखाया गया है और परिवार एक ऐसा बंधन है मनुष्य के लिए कि उसमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी पड़ती है, एक दूसरे के सुख का ख्याल रखना पड़ता है, एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है। सबसे पहले परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। साथियों, ये कलयुग है। हम सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की परिवारों की मिसाल देते हैं, महात्माओं के, ऋषि मुनि की मिसाल देते हैं कि उनके कर्म ऐसे थे, उनका परिवार ऐसा था। भगवान रामचंद्र जी का परिवार आदर्शवादी था, मर्यादापूर्ण आचरण किया था उनके चारों भाइयों ने, माँ सीता ने, सब ने। इसी तरह कृष्ण का द्वापर युग में हम पांडवों की बात करते हैं, उनका परिवार ऐसा था, उन्होंने सत्य के रास्ते पर चलकर विजय प्राप्त की और कौरवों के परिवार का जो असत्य छल कपट का साथ लेते थे उनका नाश हो गया। ये इतिहास की बातें हैं, इतिहास में दर्ज है, लेकिन हमारे मानस पटल पर आज भी जीवित हैं और इनको जीवित रखने के लिए इनसे संबंधित किताबें छपी हुई हैं। समय समय पर हम उनको पढ़ते रहते हैं, उनका मनन करते रहते हैं, उन पर चिंतन करते रहते हैं, तो वो सब बातें हमारे दिमाग पर तरोताज़ा बनी रहती हैं। और उन सबको देखते समझते हुए हम भी अपने परिवार को, आप भी अपने परिवार को सोचते हैं कि वो सही रास्ते पे चल रहे, छल कपट से दूर रहे, धोखा ना दे, रिश्ते जो बनाए गए हैं उनकी मर्यादा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, ये कलयुग है। हम अपने पर ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने परिवार पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी विचारधारा पर ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, अपने रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन परिवार के जो और सदस्य हैं उन पर हम दबाव से, जोर जबरदस्ती से अपने विचार नहीं थोप सकते। साथियों, कलयुग है, इसके रंग हजार हैं। आज रिश्ते नाते सब तार तार हो रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादाएं टूट रही हैं, बाप बेटे के रिश्ते की मर्यादाएं टूट रही हैं। पिता अपना धर्म भूल चुका है, बेटा अपना धर्म भूल चुका है, पत्नी अपना धर्म भूल चुकी है। और हमें रोजाना प्रतिदिन ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि पत्नी ने ये कांड कर दिया, पति ने ये कांड कर दिया, बेटे ने जायदाद के लिए माँ बाप को मार दिया, या बेटियों ने धन दौलत के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये सब हमें आज आपको देखने पढ़ने को मिल रहा है। साथियों, घटना दिल्ली क्षेत्र की है। जून में दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका है, उसके बराबर चांद सिनेमा है साथियों, वहाँ उसके बराबर में रामलीला ग्राउंड बना हुआ है, मैदान है। तो वहाँ कुछ लोगों को पॉलीथिन में मानव अंग कटे हुए मिले। वहाँ बच्चे खेलते हैं, उन्होंने ये सूचना अपने घर वालों को दी, घर वालों ने पुलिस को दी, पुलिस आई तो उसने वो पॉलीथिन में जो मानव अंग थे उनको इकट्ठा किया। उस दिन उनको 5 सफ़ेद पॉलीथिन में मानव अंग मिले। अगले दिन फिर मैदान के दूसरे कोने पर 3 पॉलीथिन में एक कटा हुआ सिर और मानव अंग मिले। पुलिस इस तहकीकात में लग गई कि किसके हैं, स्त्री के हैं, पुरुष के हैं। इसकी जांच के लिए उन्होंने डॉक्टरों की टीम गठित की। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मनुष्य के मानव अंग हैं और यहाँ फेंकने से पहले इनको फ्रिज में रखा गया है। साथियों,
पुलिस ने के अधिकारियों ने तेज तर्रार पुलिस विभाग में कार्य करने वाले कर्मियों की एक टीम गठित की और उसको ये जांच सौंपी कि आप जी ये जो मानव अंग मिले इसकी तह तक जाइए कि किस पुरुष के हैं, किस परिवार ने ये जघन्य कांड किया है, या परिवार ने नहीं किया तो किसने किया है, और ये इसकी पता लगाइए। साथियों, उस टीम ने अपना कार्य शुरू कर दिया। उस मैदान के रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ जो कैमरे लगे हुए थे उन्होंने उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली। तो एक फुटेज में 31 मई की रात को एक महिला और एक 18-19 साल का युवक हाथ में पॉलीथीन लिए हुए नजर आया। फिर अगले दिन भी एक महिला पॉलीथीन लिए हुए मैदान पर नजर आई। साथियों, पुलिस ने ये भी आसपास के इलाके में छानबीन शुरू कर दी कि कोई व्यक्ति गुमशुदा या गायब तो नहीं है, गायब है तो कौन है। पुलिस को साथियों जानकारी मिली कि एक अंजन दास नाम का व्यक्ति 48 वर्षीय वो गायब है। अंजन दास लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था और शराब पीने का लगभग आदी था। वो रोजाना शराब पीता था। साथियों, पुलिस ने जब ये पता चल गया कि अंजन दास गायब है तो उसके परिवार तक पहुंची। उसके परिवार में एक पूनम उसकी पत्नी थी और उसका एक लड़का था दीपक। पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उनसे पूछताछ की कि जब ये गायब था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? तुम्हारा पति दीपक का बाप गायब था तो तुम पुलिस तक क्यों नहीं गई? वो पुलिस को कुछ ऐसी कहानी बताने लगी कि पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस ने फिर वही अपना हथकंडा अपनाया जो हर अपराधी के साथ अपनाती है। कड़ाई से पूछताछ की गई, कुछ थर्ड डिग्री भी अपनाई गई। तो उन्होंने जो कहानी बताई साथियों, उसे सुनकर हम लोग यही सोचते हैं कि आज कलयुग के कितने रंग हमको देखने के लिए मिलेंगे। बकौल पुलिस ने बताया कि मृतक अंजन की बुरी नजर पूनम की बहू और तलाकशुदा बेटी पर थी, जिसके बाद मां बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस हत्या के पीछे महिला पूनम के कैरेक्टर से लेकर मृतक अंजन दास की हकीकत भी बताई। इस घटना के बारे में जब मीडिया ने आरोपी पूनम से बात की तो सुनिए क्या कहा। क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? नहीं, आपको सब पता था? बेटे ने। सब पीछे आराम से। मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए, बता दीजिए। रोका इसलिए बताइए, कैसे मारा था? आरोपी पूनम ने इस बयान में कहा कि अंजन दास मेरे बच्चों के प्रति बुरी नियत रखता था, इसलिए हमने ऐसा किया। बेटे ने उसे चाकू से मार दिया। पुलिस ने बताया कि 30 मई को मां बेटे ने मिलकर अंजन दास की हत्या कर दी। हत्या से पहले अंजन को शराब पिलाई गई। शराब में कुछ नशीली दवा मिलाई गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पहले अंजन की गर्दन काट दी। मृतक के शरीर से खून पूरी तरह निकालने के बाद दोनों ने मिलकर शव के 10 टुकड़े कर डाले और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में टुकड़े फेंक दिए गए। डीसीपी क्राइम अमित गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंजन दास बिहार का रहने वाला था और उसकी वहां पहले ही शादी हो चुकी थी। अंजन दास लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। पूनम उसकी दूसरी पत्नी थी। यही नहीं, अंजन के पहले 8 बच्चे थे। पूनम अंजन से साल 2011 में मिली थी। साल 2017 में दोनों ने साथियों, कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में पूनम देवी झारखंड के, पहले वो बिहार में था लेकिन वो जब झारखंड राज्य बन गया तो उसका एक जिला है देवधर। वहाँ के बिखोली गांव की पूनम रहने वाली थी और 13 साल की उम्र में उसकी जो शादी हुई वो बिहार के आरा जिले में
सुखदेव तिवारी से शादी हुई। सुखदेव तिवारी से 14 साल की उम्र में पूनम देवी माँ बन गई। उसके एक लड़की पैदा हुई। उसके बाद सुखदेव तिवारी काम की तलाश में दिल्ली आ गया और वो दिल्ली का होकर ही रह गया। वो अपने गांव यानी अपनी पत्नी और बच्ची के पास लौटकर नहीं गया। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, खर्चे के लिए परेशान। उसने सोचा पति तो आ नहीं रहा, ना उसकी कुछ खोज खबर मिल रही। जो पहले 1-2 लेटर आए थे वो उनको लेकर अपनी बच्ची के साथ 1997 में दिल्ली आई पूनम, अपनी छोटी बिटिया को लेकर। वहाँ उसने काफ़ी तलाश किया, सुखदेव तिवारी उसको नहीं मिला। वहाँ वो उसी इलाके में त्रिलोकपुरी में कल्लू नाम का व्यक्ति रहता था। वो कल्लू के संपर्क में आई और कल्लू से उसने कोर्ट मैरिज कर ली। कल्लू के साथ वो रहने लगी। कल्लू भी शराब पीने का आदी था, उसको भी रोजाना शराब चाहिए। कुछ उसके बाद कल्लू से पूनम देवी को दीपक नाम का लड़का हुआ और 2 लड़की और पैदा हुई। 3 बच्चे कल्लू के द्वारा पूनम से पैदा हुए। साथियों, समय गुजरता रहा, ये आगे बढ़ते रहे, जिंदगी इनकी आगे चलती रही। इसके बाद साथियों, कल्लू की जो शराब पीने की लत थी, इससे पूनम देवी बहुत परेशान थी। वो रोजाना ही शराब पीता था और कभी कभी पूनम देवी के साथ मार पिटाई भी करता था। जिस इमारत में पूनम देवी कल्लू के साथ रहती थी, उसी इमारत में ऊपर की मंजिल पर अंजन दास रहता था। अंजन दास बिहार का रहने वाला था। यहाँ काम की तलाश में आया था, अकेला रहता था। पूनम देवी की आंखें अंजन दास से लड़ गईं। दोनों एक दूसरे की कुछ आवश्यकताओं को समझने लगे और मेल मिलाप दोनों का आगे बढ़ गया। दोनों की मेल मिलाप से बढ़कर दोनों अपनी जो वासना की इच्छा थी पूर्ति, उसको पूरी करने लगे, परिवार से, समाज से छुपाकर। साथियों, धीरे धीरे कहते हैं ना कि कोई बात छिपती नहीं है, ये बात उस इमारत में फैल गई, उससे फिर मोहल्ले में फैल गई। लेकिन अंजन दास पे कोई फर्क नहीं, पूनम देवी पे कोई फर्क नहीं। वो कहती थी हाँ ठीक है, मेरे संबंध हैं। कल्लू और ज़्यादा मार पिटाई करने लगा इस चीज़ को देखकर। लेकिन न तो पूनम देवी ने अपने कदम रोके कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, न ही अंजन दास ने रोके। दोनों का मेलजोल सुचारू रूप से चलता रहा। साथियों, इस बीच 2016 में कल्लू की मृत्यु हो गई। उसके दोनों लीवर फेल हो गए, किडनी फेल हो गई शराब पीने से, और साथियों फेफड़े भी जवाब दे गए। उसकी मृत्यु के बाद अब तो पूनम देवी के और अंजन दास के लिए कोई रुकावट थी ही नहीं। वो अपने परिवार को लेकर अंजन दास के घर में आ गई, अपने बच्चों को लेकर, और उसके साथ रहने लगी और कोर्ट मैरिज कर ली। इसी बीच दीपक भी बड़ा हो गया। दीपक की शादी कर दी गई। वहीं देख के किसी मजदूर लड़की से उसकी शादी हो गई। जो एक और लड़की थी पूनम देवी की, वो दीपक के साथ ही रहने लगी। साथियों, सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब अंजन दास की नज़र, जो कहते हैं ना वासना की भूख को जो आदमी जितना मिटाने की कोशिश करे वो उतनी बढ़ती चली जाती है और भी पतन के रास्तों पर ले जाती है, गर्त में ले जाती है। अंजन दास की नज़र दीपक की जो पत्नी थी उस पर पड़ी, और जो सौतेली बेटी थी पूनम की, अंजन दास के लिए तो पूनम की लड़की सौतेली ही हुई, वो उस पर भी नज़र रखने लगा। मौका मिलते ही एकांत में उनके साथ छेड़खानी करने लगा। इस चीज़ से परेशान होकर पूनम देवी ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर एक वारदात देने की योजना बनाई, और योजना ये थी कि अंजन दास को ख़त्म कर दिया जाए।
साथियों, जिस रात उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए सोचा, उस रात अंजन दास को पूनम देवी ने खुद शराब पिलाई और शराब में नींद की गोलियां मिला दी जिससे वो बेहोश हो जाए। और उसके बाद दीपक ने और पूनम ने बड़े छुरा से अंजन दास के गला काटा और उसके शरीर के 10 टुकड़े करके वहीं डाल दिए कमरे में ही। जब उसका पूरा शरीर का खून निकल गया, उसके बाद उसके टुकड़ों को उन्होंने फ्रिज में रखा और उसके अगले दिन उन टुकड़ों को सफ़ेद पॉलीथीन में रख के जो रामलीला ग्राउंड था वहाँ फेंक दिया और कुछ को अशोक नगर का जो नाला था वहाँ फेंक दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले दीपक अपनी पत्नी के साथ उसी मोहल्ले में अलग रहता था और उसने अपनी बहन जो पूनम की लड़की थी उसको उस रात अपनी पत्नी के पास ही छोड़ दिया। इसको अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना जो उनकी दिनचर्या थी वो उसी में लग गए। अंजन दास गायब हो गया। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र अड़ोस पड़ोस ने पूछा भी तो पता कह दिया कि पता नहीं कहाँ चले गए वो, हमें जानकारी नहीं है। साथियों, पुलिस ने इनको दोनों को पकड़ा, जेल भेज दिया। इन सब चीज़ों को देखकर साथियों हम यही सोचते हैं कि कलयुग में हमें और आपको क्या क्या रंग देखने को मिलेंगे। काश पूनम देवी अपनी वासना पूर्ति की कुत्सित इच्छा पर लगाम लगाती। उसने एक शादी सुखदेव तिवारी से की, दूसरी शादी कल्लू से की, कल्लू से 3 बच्चे हुए। यहीं पैरों को रोक लेती, अंजन दास के संपर्क में ना जाती तो शायद ये घटना ना होती। अंजन दास जो पहले से ही शादीशुदा था, जिसकी पत्नी और बच्चे बिहार में रहते थे, वो भी ये सोचता कि मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। हर तीसरे चौथे महीने वो बिहार जाता ही था तो उसके अपनी वासना पर कंट्रोल रखता, काबू रखता तो उसके कदम पूनम देवी की तरफ नहीं बढ़ते। और बढ़ भी गए, चलो कोर्ट मैरिज कर भी ली, लेकिन उसकी तो वासना के जो कीड़े थे वो और कुलबुलाने लगे। उसके दिमाग में और नए नए ढंग से कीड़े जन्म लेने लगे और उन कीड़ों का जो रूप निकल के आया वो यही आया कि वो दीपक की पत्नी, एक तरीके से उसका सौतेला बेटा था अंजन दास का, वो उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखने लगा। पूनम की जो लड़की अंजन दास की सौतेली बेटी हुई उस पर गलत नज़र रखने लगा और मौका पाते ही उनसे छेड़छाड़ करता था वो। साथियों, ये सब चीज़ें देखकर हम कभी कभी ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह जी रहे हैं। इस तरह के लोग काश अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर काबू रखते, विवेक से काम लेते, अच्छा सत्संग सुनते, धार्मिक किताबें पढ़ते, अच्छा साहित्य पढ़ते तो शायद इनका मन इस तरह के गलत कामों की तरफ न बढ़ता। अंत में साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद।